मैं सुजीत विश्वकर्मा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोशल नॉलेज एंड अवेयरनेस पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम बात करेंगे एक महान समाज सुधारक, दार्शनिक, विचारक, लेखक व समाज सेवक, महिला शिक्षा के अग्रदूत, बाल विवाह विरोधी एवं विधवा पुनर्विवाह के समर्थक, सत्य शोधक समाज के संस्थापक। जी हाँ, हम बात करेंगे महात्मा ज्योतिबा फुले जी की। इनका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले में सन 11 अप्रैल 1827 में हुआ। लगभग ये 1 वर्ष के थे तब उनके माता का देहांत हो गया। इनके पिता फूलों का व्यवसाय करते थे, जिसमें वे उनकी सहायता करते थे और उनके नाम के साथ फूले शब्द इनके व्यवसाय के कारण ही लगा। ये कक्षा 7वीं तक पढ़े, उसके बाद इनकी शिक्षा अधूरी रह गई। ये हिंदी, मराठी और अंग्रेजी के जानकार थे। मात्र 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह सावित्रीबाई फूले से हुआ और इस तरह समान रूप से इनका जीवन चल रहा था। कुछ समय बाद इनके साथ एक घटना घटती है जिससे वो प्रेरित होकर के दलित सुधार, समानता, विधवा पुनर्विवाह, महिला शिक्षा और न जाने कितने कुरीतियों को इन्होंने समाप्त किया। एक घटना जो मैं साझा करना चाहूंगा जिससे वो प्रेरित हुए। एक गैर दलित इनका मित्र था जिसके साथ वो एक विवाह में जाते हैं। तो वहां पर एक दलित व्यक्ति के साथ जिस तरह का अमानवीय व्यवहार हो रहा था और जिससे उसे उसके साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा था, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जब कोई विवाह होता है तो एक माहौल क्रिएट होता है, जो एक खुशी का माहौल होता है, उसमें सभी लोग शामिल होते हैं। लेकिन जिस तरह से एक दलित व्यक्ति के साथ वहाँ के लोग उसके साथ जो व्यवहार कर रहे थे, ऐसा नहीं लग रहा था कि वो शादी में आया हुआ है। हो सकता है वो अपना कार्य कर रहा होगा, लेकिन इस तरह का व्यवहार जो कि देखने के बाद रूह कांप जाए। और ये तो पहली बार नहीं, ये तो निरंतर घटनाएं होती रहती थी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ घटनाओं का असर हमारे दिमाग पर ज्यादा पड़ता है। हालांकि हम घटना कई बार देखते हैं, लेकिन फिर भी कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जिसका असर हमारे दिमाग पर पड़ता है, जिससे वो प्रेरित होकर अ, समाज के लिए जो दलित के साथ जो व्यवहार हो रहे थे, महिलाओं को शिक्षा से वंचित कर दिया गया था, इन सब पर वो काम करते हैं। और महिलाओं को शिक्षित करने के पीछे इनका एक तर्क था कि यदि महिलाओं को शिक्षित किया जाएगा तो आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करने में इनका सहयोग लिया जा सकता है। अर्थात आने वाली पीढ़ी को हम आसानी से शिक्षित कर सकते हैं। और सन 1848 में एक विद्यालय की स्थापना करते हैं। सर्वप्रथम ये विद्यालय में वो खुद स्वयं भी पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद अपनी पत्नी सावित्री फुले को शिक्षा देते हैं। और ऐसे भारत में शिक्षा पाने वाली सर्वप्रथम महिला सावित्रीबाई फुले का नाम आता है। और उसके बाद इस पवित्र काम में सावित्रीबाई फुले भी सहयोग करती हैं और बढ़ चढ़ करके भाग लेती हैं। लेकिन ऐसे रूढ़िवादी लोग जो चाहते नहीं थे कि समाज में परिवर्तन हो, वो भी महिला शिक्षा के खिलाफ, जिसको कई हजार सालों से उन्होंने दबा करके रखा, महिलाओं को समाज में कोई स्थान नहीं दिया, उन्हें घर में बैठने का, घर में रहने का, घर के काम काज में उनका ध्यान बटाया और उन्हें समाज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लेने दिया। तो ऐसे रूढ़िवादी लोगों के अंदर असंतोष की भावना पैदा होने लगी और इन पर तमाम प्रकार के हथकंडे अपनाए, लेकिन वो उस उन हथकंडों का इन पर कोई असर नहीं पड़ा। फिर जा करके उन उन लोगों ने उनके पिताजी पर ये हथकंडे अपनाए और बाद में ये होता है कि इन्हें अपने घर से निकलना पड़ता है और ये पति पत्नी
निकल जाते हैं, कुछ समय तक अपने जीवन में अस्त व्यस्त होने के बाद काम में जरा विघ्न पड़ा, लेकिन फिर निरंतर ये काम स्टार्ट हुई और धीरे धीरे उन्होंने एक एक करके 3 विद्यालय बनाए और महिलाओं को शिक्षित करने का काम किया। उसी समय विधवाओं की शोचनीय दशा देखते हुए उन्होंने सन 1854 ईस्वी में विधवा आश्रम भी बनवाया। तो विधवाओं के लिए भी एक बड़ी समस्या थी। हालांकि हम जिस धर्म की बात करते हैं, जिस संस्कृति, जिस समाज की बात करते हैं, उसमें औरतों को ही नीचे नीचे दर्जे का देखा जाता है। हालांकि इस पर कभी हम बात करेंगे किसी अन्य वीडियो में। और जिस तरह से कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए भी उन्होंने कार्य किया और उनके लिए भी आश्रम बनवाए। जो महिलाएं चाहती थी कि कन्याओं को जन्म दें, तो उनके परिवार, उनके समाज के लोग, उनके रिश्तेदार उन पर प्रताड़ना करते थे और कहीं न कहीं उनका जीना दुश्वार हो जाता था। तो कुछ महिलाएं निकल कर के बाहर आती थी, बच्चे को जन्म देने की प्रयास करती थी। तो ऐसे लोगों को भी उन्होंने शरण दिया और इन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए रचनात्मक कार्य सिखाए, जैसे चरखा चलाना, सूत काटना, ये सारे उनके यहाँ ये सब थे ताकि ये अपना रोजगार कर सके और अपना जीवन यापन कर सके। सन 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की उन्होंने, जिसमें दलित न्याय दिलाने के लिए समानता और वर्ण व्यवस्था जो आज तक खत्म नहीं हो पाई। और लोगों का न जाने किस तरह का मत होता है, खैर इस पर बात अलग ही होगी। वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध जागरूकता के लिए इन्होंने बहुत प्रयत्न किया और ये काफी हद तक सफल भी हुए। और सन 1888 ईस्वी में विशाल समारोह में इन्हें महात्मा की उपाधि दी जाती है। ज्योतिबा फूले ने ब्राह्मण पुरोहित के बिना विवाह संस्कार आरंभ किया और बाद में मुंबई हाई कोर्ट ने लागू भी किया। और 28 नवंबर 1890 में गौरवपूर्ण जीवन जीने के बाद इनका देहांत। आज महिलाएं जो अपने सपनों को साकार कर रही हैं, वो सावित्री बाई और ज्योतिबा फूले के प्रयासों से हो रहा है। मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे महापुरुषों को जो समाज में व्याप्त कुरीतियों को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। मैं ज्योतिबा फूले के कुछ विचार आपके सामने कहना चाहूँगा। वो कहा करते थे, भगवान और भक्त के बीच किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है। स्वार्थ अलग अलग रूप तो कभी धर्म का। भारत में राष्ट्रीयता का विकास तब तक नहीं हो सकता है जब तक खान पान वैवाहिक संबंधों पर जाति बंधन बने रहेंगे। अच्छा कार्य करने के लिए पूरे उपाय से काम नहीं लेना चाहिए। उनका एक कथन याद आता है और बहुत ही प्रचलित है ये, विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गए, वित्त बिना सूद गए, इतने अनाथ अविद्या में। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो से आप अवगत हो सकें। और मेरा अगला वीडियो होगा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर जी पर। धन्यवाद।